खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका, बहुत बहुत स्वागत। 8:35 हो गए हैं और प्रोग्राम सलाम जेके का वक्त हुआ चाहता है। आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो से बराह रास्त मैं आपके साथ आसिफ रशीद, मेरे साथी जहूर लोला भी आज भी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। हमारा और आप सबका साथ 10 बजे तक रहने वाला है। खबरों, तज्जियों और तबसरों पर मबनी इस खास प्रोग्राम में कौमी, मकामी या बैनुल-अक़वामी सतह की खबरें या फिर आप तक डिटेल्स पहुँचती हैं, डेटा होता है, रिपोर्ट्स होती हैं, एनालाइज चीज़ों को किया जाता है, मेहमानों की आप तक पहुंचती हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे नुमाइंदों की वो तमाम रिपोर्ट्स जो हकाइक पर मबनी हैं और इंतज़ामिया की नज़रों से कई इलाके दूर रहते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए या उन खबरों और रिपोर्ट्स के ज़रिए जिनमें आदाद शुमार होते हैं, लोगों की बात होती है, आप सब की बात होती है, इंतज़ामिया तक पहुँचने का हमारा जो एक जिम्मेदारी हमने ले रखी है और तरजीहात में ये चीज़ें शामिल हैं। इस सिलसिले को आज भी कंटिन्यू करेंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत से होते हुए एक स्पेशल सेगमेंट जिसमें आप लोगों की हमारे साथ बराह रास्त गुफ्तगू होती है, आपके सवालात होते हैं और इंतज़ामी उमूर चलाने वाले अफसरान से अगर कोई नाराज़गी है तो इस प्रोग्राम के ज़रिए उन तक बात पहुँचाना या आप अपने तासुरात पहुँचाना आज भी मुनासिब समझिएगा। प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बने और सिलसिले को 9:45 के आसपास शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले खबरें हैं, एक और स्पेशल सेगमेंट है जिसमें मनशियात मुखालिफ जो हमारी ख़ास मुहिम है, आप तमाम लोगों का ताउन मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस जद्दोजहद में जिस तरीके से आप लोग आगे आए और जिस हिसाब से साथ निभाया, और साथ साथ आज आप सब जानते हैं इस प्रोग्राम की शुरुआत खबरों से पहले एक और ख़ास सेगमेंट होता है। मुख्तसर वक्त में कोशिश ये रहती है कि हम और आप सब माजी से सीख सके, कुछ अहम तरीन वाक़यात हिस्ट्री ऑफ द डे में आप तक पहुँचते हैं। आज भी जुमे का दिन है, साल 2024, 8वां महीना, जिसकी आज 23 तारीख है, यानी अगस्त 23 की मैं बात कर रहा हूँ। इस दिन भी माजी में कई अहम तरीन वाक़यात हुए हैं। अगस्त और सितंबर में कई ममालिक आज़ाद हुए, एक दूसरे ममालिक से कब्ज़ा ख़त्म हुआ या फिर एक दूसरे के मुल्क छोड़ने का या मुल्क बदर होने का सिलसिला तकरीबन अगस्त के महीने में या वस्त में हमने सबसे ज़्यादा देखा है, जिसमें भारत पाकिस्तान की भी एक तारीख है। लेकिन आज हिस्ट्री ऑफ द डे में दीगर कुछ मौज़ूआत भी हैं या हिस्ट्री ऑफ द डे के कुछ अहम तरीन पॉइंट्स हैं। चंद नुकात आपके सामने मेरे साथी ज़हूर रखेंगे और उसके बाद खबरों की तरफ चलेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ कि माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है, आलमी और कौमी सतह के चंद अहम वाक़ात है वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि आज 23 अगस्त है, साल 2024, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। लेकिन माजी के पन्नों को जब हमने खंगाला तो वहाँ से क्या निकल करके सामने आया वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज के दिन 23 अगस्त 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले नए वज़ीर-ए-आज़म बने थे। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, फिर आज यानी 23 अगस्त को ये जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई थी। और फिर आज के दिन 2012 में 23 अगस्त को राजस्थान में ज़बरदस्त बारिश से 30 लोगों की मौत हुई थी, सैलाब आया था, 30 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। और आज के दिन 2008 में झारखंड के वज़ीर आला मधु कोड़े ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी के ये थे, दूसरी पार्टी ने अपनी हिमायत वापस ले ली थी और फिर यहाँ से नई हुकूमत का आगाज़ हुआ। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी, साल 2008 में। और आज के दिन 2023 में गुज़िश्ता साल चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर महफूज और सॉफ्ट लैंडिंग हुई। हिंदुस्तान ने तारीख रकम की 23 अगस्त को, जब गुज़िश्ता साल चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई और भारत चांद पर पहुंचा। और आज से इस दिन को यानी 23 अगस्त को स्पेस डे भी हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और आज के दिन 1839 में बरतानिया ने चीन के साथ जंग में हांगकांग पर कब्जा किया, हांगकांग इनसे छीना गया था। और फिर 1821 में आज के दिन 23 अगस्त को मैक्सिको ने आज़ादी का ऐलान किया। आज का दिन भी मैक्सिको के लिए बहुत ही अहम है। और 1993 में साल 2000 के ओलंपिक मेज़बानी के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ये जिम्मेदारी हवाले की गई थी 23 अगस्त 1993 को। और आज के दिन 2003 में ब्राज़ील में लॉन्च से कबल खलाई जहाज में धमाका होता है, जिसके नतीजे में 21 अफराद की हलाकत होती है। और 2013 में आज के दिन लीबिया के तराबलिस में मस्जिद में एक हमला हुआ, जिसके नतीजे में 50 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। यह आज के दिन हुआ था 2013 में। और 1914 में पहली आलमी जंग के दौरान जापान ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया और इसके जो नताइज थे वो आज तक देखे जा रहे हैं। और फिर 2005 में आज के दिन 23 अगस्त को पैरों में मुसाफिर तैयारा गिर गया, जिसके नतीजे में 41 अफराद हलाक हुए, 41 अफराद ने अपनी जान गंवा दी।
और 23 अगस्त 1944 में आज के दिन अमेरिकी जंगी तैयारा बरतानिया के एक स्कूल पर गिरता है, जिसके नतीजे में 61 अफराद की हलाकत होती है। यह आज के दिन हुआ था 1944 में। यह माजी की बात थी, चंद अहम वाक़ात हमने आपके सामने रखे। अब जरा आज की बात करते हैं और श्रीनगर की सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि श्रीनगर से इस वक्त की खबर आ रही है, जहां पे नूरबाग इलाके में आके एक वारदात सामने आई है, जिसके नतीजे में एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नूरबाग इलाके में एक रिहायशी मकान में आग लगी है, जिसके बाद इमलाक को भारी नुकसान हुआ। आग पर काबू पाने के लिए जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और पुलिस और दीगर एहलकार जो है वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये ताज़ा तस्वीरें भी हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह चारों अतराफ से आग के शोलों ने इस रिहायशी मकान को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एहलकार वहाँ पहुँचे, गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची, पुलिस और मुकामी रजाकार या मुकामी लोग, उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो इस वक्त जारी है। और ताहम जो आसपास के मकानात, रिहायशी मकानात थे या दीगर इमारतें थे, उनको बचा लिया गया है। लेकिन आग की इस वारदात में ये जो मकान है, जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह इस मकान को आग के शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया है। मुकम्मल तौर पर ये रिहायशी मकान खाकस्तर हुआ है। जानी नुकसान अगर कुछ नहीं हुआ है, ताहम माली नुकसान हुआ है। लाखों की इमलाक जो है वो राख की ढेर में तब्दील हुई है और आखिरी इतला मिलने तक आग पर काबू पाने के हवाले से कोशिशें जारी थी। सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर में नूरबाग इलाके में दौरान शब आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया, जिसके बाद मकामी लोगों ने इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर कार्रवाई शुरू की। आग पर काबू पाया गया, ताहम एक रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकसर हुआ है। इसकी तस्दीक अथॉरिटीज़ भी कर रही हैं। फायर और एमरजेंसी सर्विसेज के एहलकार भी थोड़ी ताख़ीर से ही मगर वक्त इस इलाके में पहुँचे और उसके बाद मकामी लोगों के ताउन से आग पर काबू पाया गया है, लेकिन घर को नुकसान होने से बचाया नहीं जा सका है। आगे बढ़ते हैं। अब बात इस अपडेट के बाद जम्मू कश्मीर के सियासी माहौल की ज़रा करते हैं। आप सब जानते हैं कि 3 मुख्तलिफ मराहिल में जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात होने हैं। साल 2024 में 10 बरसों की तवील मुद्दत के बाद सितंबर का महीना 10 बरस जब मुकम्मल हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इलेक्शंस होंगे, यानी 2014 के बाद से। और अवामी मुंतखबा हुकूमत 2018 जून के बाद हमारे पास नहीं थी। अब जब इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो सियासी जमातें भी हिकमत अमली तरतीब दे रही हैं। कुछ ने मंशूर जारी कर दिया है और कुछ कल, आज और आने वाले कल के लिए भी तैयारियां कर रही हैं। इन सब के बीच सबसे पहली खबर कांग्रेस खेमे से, जहां पर आज एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। स्क्रीनिंग पैनल का इजलास दारुल हुकूमत दिल्ली में होगा और इसका वक्त सुबह 11 बजे रखा गया है। उम्मीदवारों के नामों का कल और परसों के दरमियान ऐलान होने की भी तवक्को है। दिल्ली के अंदर होने वाले इस इजलास में इतलात ये हैं कि मकामी जो काडर है जम्मू कश्मीर की क़यादत से फीडबैक इस ताल्लुक से लिया गया है। और आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों इजलास जम्मू कश्मीर में भी हुए। जम्मू कश्मीर में जो पार्टी इंचार्ज हैं उनकी जानिब से भी मुसलसल वो राब्ते में कंसर्न लोगों के साथ थे। दिल्ली के अंदर मुसलसल वो इस ताल्लुक से फीडबैक भी दे रहे थे। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का दौरा भी जम्मू कश्मीर का ख़त्म हो चुका है और इसके बाद अब सबकी तैयारियां जो हैं वो इस बात पर है, इस सबकी पार्टियों की जो तैयारियां हैं नज़र आज के इजलास पर भी है कि जिस चीज़ की तरफ कल कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी की तरफ से इशारा किया गया कि नए उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है या मैदान में उतारे जा सकते हैं, तो क्या रिवायती चेहरे, कुछ लोगों ने वापसी अगरचे पार्टी में की है, उनको मौका मिलेगा या नहीं? एक तो ये सवाल, इसका जवाब स्क्रीनिंग पैनल के इजलास के बाद मिल जाएगा। और दूसरा जो इतलात हमारे पास है कि जम्मू सूबे से और कश्मीर सूबे से दोनों जगहों पर अगरचे इत्तेहाद हुआ है, उस पर थोड़ी देर में हम आएंगे, लेकिन कांग्रेस की जानिब से 2 दर्जन से जायद नए चेहरे मैदान में उतारने की तैयारी कर ली गई है। और आइंदा कुछ दिनों के दौरान आप देखेंगे पार्टी जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि परसों शाम तक सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर जो फीडबैक लिया गया है, नए चेहरों पर कांग्रेस ज़्यादा डिपेंड है। पार्टी सदर जब तब्दील हुए तो वो भी ये जो हिकमत अमली तरतीब दी गई है इसकी हिमायत का उन्होंने भी ऐलान किया कि नए लोग आएँ चेहरे जम्मू कश्मीर के अंदर। वो तमाम लोग जो मुश्किल वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे, उस वक्त जब कुछ बड़ी
कुछ नई तंजीमें बनी, लेकिन बड़े चेहरे अलग हो गए थे और वो तमाम छोटे कार्यकर्ता, तमाम वो लोग जिनकी तरफ कल राहुल गांधी भी जम्मू में तकरीब से खिताब के दौरान इजलास कर रहे थे, शायद फाइनल अप्रूवल उनके नाम का भी हो जाए, उस ताल्लुक से भी जो है वो मोहर लग जाए। ये तो एक बात थी। जब कांग्रेस की बात हो रही है तो जरा अलायंस पर भी जो मुसलसल अपडेट्स आ रही हैं और अनाउंसमेंट्स कल हुई हैं, इस पर हमारे साथ खास मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब होंगे, इमदाद साकी साहब होंगे, सैयद तजम्मुल साहब श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। अपडेट जो आप सब जानते हैं, मुसलसल कवरेज के दौरान हमने आपको दिखाया कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आपको एक पेज पर दिखाई देगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने समझौता कर लिया है और जराए के मुताबिक 70-30 के फॉर्मूले के तहत इत्तेहाद तय पाया है। लेकिन एक क्लियरेंस अभी होना बाकी है। अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि सुबह जम्मू के अंदर मुकम्मल तौर पर तस्वीर साफ नहीं हो सकी है, जिसका सबको इंतजार है कि कौन लोग किन हिस्सों में कैसे सीटें या जो तकसीम करने का एक प्रोसेस रहता है अलायंस का, वो कैसे आगे बढ़ेगा। और कश्मीर के अंदर अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक और जो कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे जराए हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि श्रीनगर से तकरीबन 2, नॉर्थ कश्मीर से तकरीबन 3 और जनूबी कश्मीर से तकरीबन 4 सीटों पर इत्तेहाद हुआ है या कांग्रेस के उम्मीदवार इन सीटों से मैदान में उतारे जाएंगे। अगरचे कुछ नाम भी सामने आए, ताहम इसकी तस्दीक पार्टी की आला क़यादत से किया जाना बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू सूबे के अंदर भी कुछ सीटों पर पेच फंसा है, जहां पर पिछले 10 बरसों के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी मजबूत रही, अगरचे हालात ज़रा मुख्तलिफ थे। इसके बावजूद भी कांग्रेस भी उन जगहों पर दावेदारी उसकी काफ़ी मजबूत दावेदारी है, पेश करने के दावे कर रही है, उस पर थोड़ी देर में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अगर 70-30 का फॉर्मूला होता है तो इसका मतलब तकरीबन 1.5 या 2 दर्जन के आसपास या इससे कम सीटें ऐसी हो सकती हैं दोनों प्रोविंसेस में, जहां पर फाइनल मोहर जिन दोनों पर लगेगी। और ये सब कब हुआ? जब कांग्रेस के मौजूदा सदर और साबिक सदर जम्मू कश्मीर आए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, उमर अब्दुल्ला से श्रीनगर में मुलाकात हुई। अब इसकी बात पर भी नजरें हैं कि क्या ये जो दोनों ने कल बातचीत की है, इसके बाद इत्तेफाक तो इस बात पर करने की कोशिश है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सीटों पर बात बना लें, लेकिन क्या पीडीपी और दीगर हम ख्याल जमातों को साथ लेने की बात हो रही है? इस ताल्लुक से भी मजीद बात होना अभी आप देखेंगे आइंदा दिनों में होगा। कुछ पार्टियां वो ये बताती हैं कि उन्हें ऑफर नहीं आया और कुछ पार्टियां ये कहती हैं कि वो तैयारी कर रही हैं कि बाकी जमातों के साथ बीजेपी को रोकने के लिए जाए, जबकि बीजेपी के मुताबिक वो अकेले दम पर तमाम सीटों पर जाना चाहती हैं। लेकिन पार्टी में मौजूद जरा ये भी बताते हैं कि 8 से 9 सीटों को कुछ एक हिस्सों के अंदर बीजेपी भी छोड़ने के लिए तैयार है। जरा इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को मजीद समझने की कोशिश करते हैं। कल जब इत्तेहाद का ऐलान हुआ तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की भी तस्दीक की कि 90 सीटों पर तमाम की तमाम सीटों पर अलायंस फाइनलाइज हो चुका है। इस इत्तेहाद में सीपीआईएम भी उनके साथ है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे, बहुत शुक्रिया, खुशामदीद इस प्रोग्राम में। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, जो अगराज़ व मकासिद हैं, एक तो जिन अगराज़ व मकासिद को सामने रखकर ये इत्तेहाद बनाया गया, क्या इतना आसान होगा पहले के मुकाबले? जिस हिसाब से लोकसभा में आपने तारिगामी साहब एक साथ जाने की कोशिश की, अब जाकर असेंबली इलेक्शंस में, जबकि बिल्कुल इस वक्त पॉलिटिकल सिनारियो हमारे सामने डिफरेंट है, कैसे ओवरऑल बदलती हुई सूरत हाल को और अलायंस के बीच में खुद को भी रखकर और बाकी 2 बड़ी जमातों का साथ आना, इसको देख रहे हैं? जहां तक अलायंस का ताल्लुक है सेकुलर पार्टियों के दरमियान, जिसका कल डॉक्टर फारूक साहब ने ऐलान किया, मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जी, एक मस्बत कदम है। वो इसीलिए कि जिन चैलेंजेस का सामना है हमारे आवाम को जम्मू कश्मीर जी अलग किया नहीं जा सकता, और जो कुछ भी आज तक किया गया 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे हुकूक के साथ, आईनी जो तहफ़्फ़ुज़ात मिले थे हमारे आवाम को, जॉब्स के बारे में, लैंड के बारे में, और जो एक शनाख्त, तारीखी शनाख्त रही है हमारे इस सबसे ज़्यादा अहम रियासत की, उस पर आंच आ गई जी।
और इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप पूरा जायजा लेंगे, दावे बड़े किए गए, लेकिन जमीनी हकाइक क्या बता रहे हैं? तस्वीर उल्टी नजर आ रही है। रोजगार का सवाल हो, आम लोगों के रहन सहन का सवाल हो, या इसके अलावा तिजारत का सवाल हो, जम्मू के बाजारों में जाइए, कश्मीर के बाजार में जाइए, आपको पता चलेगा वो गहमा गहमी नजर आती नहीं। इन्वेस्टमेंट के दावे और इसके अलावा जो और मामलात हैं, बल्कि हकीकत ये है कि ज़्यादातर कोशिश रही है सरकार की इंतज़ामिया की कि वो शिकंजे में कसे सियासी लोगों को, अखबार वालों को, मीडिया पर्सनल को, राइटर्स को, आम शहरियों को, और अगर कुछ ज़्यादा नज़र रही उनकी, वो जेल खाना जात भरने की रही, चाहे यहाँ के जेल खाना जात हैं या रियासत से, यूटी से बाहर के, जम्मू कश्मीर के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद नजर आएगी। ऐसा सपना देखा नहीं था, ऐसा नहीं कहा गया था। अच्छे दिन का वादा किया गया था, ये कहा गया था कि अब नया चैप्टर शुरू होगा तारीख का। नया चैप्टर धुंधलाहट से भरा हुआ है। नया चैप्टर मायूसी के सिवा और कुछ इसमें लिखा नहीं गया है। इसको बदलने के लिए एक मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है असेंबली के चुनाव के, जिसमें काफ़ी ताख़ीर की गई, काफ़ी ज़्यादा रुकावटें भी रही। बहरहाल आज ऐलान हुआ और एक अपॉर्चुनिटी है हमारे आवाम के लिए, एक लेजिटिमेट फोरम है हमारे लिए, जिसका इंतखाब करना है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। किन का इंतखाब कर ले? कम से कम उनका नहीं जिन्होंने हमारे हुकूक के साथ खिलवाड़ किया। तो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, डिलिब्रेशंस रात के वक्त में भी हुई, 12-1 बजे के आसपास भी मीटिंग्स हो रही थी। मजीद क्या कुछ तय पाया है? कुछ एक तो वो अगर जानकारी दे पाए, और तमाम मुतलकीन क्या मुत्तफिक हैं इस बात पे कि इत्तेहाद होना चाहिए? पहले तो ये कहा जाता था कि इत्तेहाद होगा नहीं, अब जब इत्तेहाद का ऐलान हुआ तो ये कहा जाता है कि इसमें रुकावटें हैं, रुकावटें रहेंगी। अरे साहब, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठें और आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढें। उसमें लाजमी तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी में मुख्तलिफ लोगों के अपने एस्पिरेशन, एम्बिशंस होंगे, लेकिन एक सिमत तय हुई है जिसको बदला नहीं जा सकता है, जो वक्त की जरूरत है, और कोई इन्हिराफ कर ले इस सिमत से वफा की गुंजाइश नहीं है। उनके तारिगामी साहब, ये जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल जब इत्तेहाद के हवाले से बात की, तो उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियों के लिए दरवाजे खुले हैं, जो भी हम ख्याल जमाते हैं इस इत्तेहाद में शामिल होना चाहते हैं। तो क्या उसके लिए कोई कमेटी तश्कील दी गई है जो दूसरी पार्टियों से बातचीत करेगी इस हवाले से? मैं एक बार फिर कहूंगा, मेरा ये मानना है, एक सियासी तालिब इल्म होने के नाते ये सवाल फेवर का नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में एक मुतबादल चाहिए, सेकुलर पार्टियों पर मुश्तमिल, जो एक डायरेक्शन रही है हमारी तारीख की। तकाजा है कि उन्हीं रास्तों पर चलने के लिए हम एक साथ मिलकर वादा बंद रहें, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी तक कुछ दूर हैं अलायंस से, कोशिश जारी रहेगी हमारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब थे, इत्तेहाद के हवाले से इन्होंने अपनी बात सामने रखी। इत्तेहाद के हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट इमदाद साकी हमारे साथ है। इमदाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। किस तरह से आप इस इत्तेहाद को देख रहे हैं, और आने वाले असेंबली इंतखाबात पर इसका क्या असर पड़ेगा? कल फारूक साहब ने ये कहा कि हम 90 की 90 सीटों पे हमारा इत्तेहाद हो गया है जी। देर गई शाम को ये खबर आई कि 70 और 30% का इत्तेहाद हो गया है, और मुझे नहीं लगता है कि ये इत्तेहाद अभी तक मुमकिन है जब तक पूरी तरह से दोनों पार्टियां मुतमईन हों, और मुझे लगता है कि 50-50 भी नामुमकिन है।
क्योंकि एनसी कार्डर बेस्ड जमात है। उनकी कांग्रेस की मजबूरी है यहाँ पे। कांग्रेस चाहती है कि वो एनसी का दामन थाम के कुछ सीटें हासिल करें। कांग्रेस का वो बेस तो इतना नहीं है जितना एनसी का है, और लोग भी चाहते हैं कि एक बदलाव, उसके लिए उनके सामने एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो एक कार्डर बेस्ड हो, जो जिसमें फूट ना हो, जिसमें तफरीक ना हो, और जो मुमकिन तौर पे लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी कर सके। और कांग्रेस बेशक जम्मू में वो कुछ सीटें निकाल सकती है और कश्मीर में चंद एक सीटें निकाल सकती हैं। और अब भी नए सदर जो उन्होंने चार्ज संभाला है तारिक साहब कराने, उनका जो असर रसूख है वो काम आ सकता है। वो मंजे हुए सियासतदान है, कांग्रेस के लिए ये एक अच्छा कदम है। लेकिन अभी भी चूंकि अभी इलेक्शन कल सिर पे है, तो वो असर तो ज्यादा असर दिखा नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस और इसमें 20 और इसी की जरूरत होगी। कांग्रेस को 20% और एनसी को 80% की मुमकिन है इत्तेहाद इसी पे होगा। बाकी तो अल्लाह जाने यहाँ पे कल क्या होगा, ये घंटे में क्या होगा। इत्तेहाद रहेगा। पहले भी पीडीपी और सारी जमातें अलायंस के नाम पे जमा हो चुकी थी, कश्मीर का नाम ले रही थी, कश्मीरियत का नाम रोना रो रहे थे, तो उसका भी क्या हशर हो। ये देखना है कि ये क्या चल सकता है, ये इत्तेहाद कब तक चलेगा और किन लाइनों पे चलेगा, ये देखना बाकी है। इमदाद साकी साहब, इत्तेहाद को कायम रखने के लिए मजबूत हो सकता है, या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छी चीज है कि वो थोड़ा सा काडर को और बेहतर और मुस्तकम कर सकती है, और जो नशीबो फराज 4-5 बरसों में पार्टी ने देखे उस एतबार से भी ठीक है कि चलिए जो आप कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम कर ही अगर कोई सीट जीतती भी जा सकती है, लेकिन वोट बैंक जो वोट शेयरिंग की बात होती है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट वहां पर भी नजर आएगी अगर वो इस अलायंस के साथ 4 अक्टूबर तक जाती है। नहीं, मैं वही अर्ज कर चुका हूं कि अगर दोनों इकट्ठे लड़ सकेंगी, दोनों पार्टियां एकजुट में प्लेटफॉर्म पे आएंगी, तो मुमकिन है कि ये बहुत कुछ कर सकती हैं लोगों के लिए भी, और एक फ्रैक्चर मैंडेट डेफिनेटली होगा। लेकिन एक जैसा जिसको कहते हैं वो सामने आ सकता है। लोग चाहते हैं कि उनके लिए कुछ ऐसे लोग सामने आए जो उनके हित में काम करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों के सामने ऐसे वादे नहीं होने चाहिए कि जो नामुमकिन है, जिनको लोग मजाक समझे। लोग चाहते हैं कि उनकी डेवलपमेंट हो, उनकी एम्प्लॉयमेंट हो, लैंड का मसला है, बाकी जो मसाइल है, लोग परेशान हैं इस वक्त, और लोग चाहते हैं कि बदलाव। और दूसरी मैं यहाँ गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जो पार्टीज हैं, अगर ये पुराने ही लोगों को सामने लाएंगे तो उनके लिए भी काफी मुश्किल सामने आ सकती है। कुछ नए चेहरे अगर सामने, जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट में एक नए चेहरे लोगों के सामने लिए, और दे हैव डिलीवर्ड थिंग्स, और उसमें एक ऑक्सीजन मिल गई है पार्टीज को। इमदाद साकी साहब, ये जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो उनके हम ख्याल जमात हैं उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं, तो ये इत्तेहाद भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? और क्या ये माना जाए कि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी जो उनकी हम ख्याल जमातें हैं उनसे इत्तेहाद करने की कोशिश करेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है क्योंकि ये अभी भी लोग भी चाहते हैं, और पार्टीजों को ये पार्टीज जानती हैं कि बीजेपी उनकी हम ख्याल जमात हो ही नहीं सकती है। और कश्मीर में खास करके, कश्मीर में हालात तो दूसरे हैं और जम्मू के हालात दूसरे हैं। कश्मीर में लोग चाहते हैं कि उनकी रीजनल पार्टी जो है, खास करके एमएलए जो एनसी है या पीडीपी है, वो अगर मिलके काम करती तो लोग, मुझे लगता है कि उनके साथ आते और उनका साथ देते, वो मुमकिन था वो इतिहाद। लेकिन अब जो छोटी छोटी पार्टियां मिलेंगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसके साथ उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तनावर दर अभी भी समझा जाता है। तो वो छोटी पार्टियां इनके दामन में आ सकती हैं, उनको फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमदाद साकी साहब अपना तज्जिया पेश करने के लिए। सईद तजम्मुल साहब भी श्रीनगर से हमारे साथ है। तजम्मुल साहब, पहले तो कोई अगर अपडेट हो, निसफ रात को भी हम देख रहे थे कि डेलिब्रेशंस चल रही थी, कोई नतीजा निकला है? जम्मू प्रोविंस को लेकर पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई थी, और ये जो 70-30 वाले फॉर्मूले की बात कश्मीर प्रोविंस में हो रही थी, इसकी तस्दीक दोनों पार्टियों की जानिब से की गई। क्या मुतलकीन इस बारे में राय रख रहे हैं? देखें, रात पर जो डेलिब्रेशंस रही या राहुल गांधी के जम्मू या नई दिल्ली रवानगी से कबल जितनी कोशिशें की जा सकती थी, ये इतना आसान नहीं होगा करीब आना। क्योंकि जिस तरह से इमदाद साहब ने भी कहा, तारिक आमिर साहब ने भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस तो गवर्नमेंट में अलायंस रह चुके हैं,
लेकिन उससे पहले भी इनकी एक तारीख रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, जब सियासी पस मंजर में देखते हैं तो एक दूसरे के हरीफ रहे हैं। जब बिल्कुल। तक न जम्मू कश्मीर में तीसरी रीजनल या कौमी पार्टी ने यहाँ पर अपना जो है सिलसिला जीत का शुरू किया। देखिए ये 3 तारीखी फैसले हुए। आपने रात भर की डेलिब्रेशन में कहा अभी तक साउथ कश्मीर की सीटों पर आज कंसेंसस बनेगा, क्योंकि फॉर्म दाखिल करने का मामला जो है वो आज पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टी लीडरान की तरफ से गालिबन शुरू हो जाएगा। लेकिन आज साउथ कश्मीर का ऑब्जेक्टिव और फोकस होगा, कल ये नॉर्थ कश्मीर और श्रीनगर की सीटों पर जहां मफाहमत नहीं है वहां बन सकती है। आज से तारीखी पन्ने जब हम पढ़ते हैं तो 3 तरह के अभी तक हमने अकॉर्ड दिखे, चाहे वो हमने शेख इंदिरा शेख अकॉर्ड देखा, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और राजू का मफाहमत देखा, और अब उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी का हमने समझौता देखा। अगर हम इससे समझौता कहेंगे तो ज्यादा मुनासिब लफ्ज होगा उर्दू की डिक्शनरी के लिए, क्योंकि जिन हालात में दोनों पार्टियों को नजदीक आना पड़ा इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी पहले गुलाम नबी आजाद ने पार्टी तोड़कर जो है काफी लीडरान अपने पास बुलाए थे, कुछ लीडरान वापस आए, उनकी अभी तक एग्जिस्टेंस या कांग्रेस में एक्सेप्टेंस पर भी बातचीत चल रही है। अब कांग्रेस पार्टी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह है कि उन्हें कांग्रेस ने कुछ मांगा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें अपने घर में कश्मीर आकर जो है नाराज या नाउम्मीद नहीं किया। लेकिन सीटें कितनी होंगी? 10 से 12 सीटों पे ही काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें डोडा की सीट पे इस वक्त तकरीबन नजीब सोहरावर्दी साहब और बाकी सीटों पर तारिक हमीद का वकार बानहाली, गुलाम अहमद मीर, हाजी डार सोपोर और कई सीटों पर जो है समझौता इस वक्त आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है। लेकिन जी कांग्रेस पार्टी के लिए नथिंग टू लूज, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी उस जो इजादारी है, जो अलायंस में उनका सुप्रीमो हिस्सा होगा, कल को जब चीफ मिनिस्टर बनना हो तो 70% वाला सीटें वाला जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। जब रेवेन्यू और बाकी डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री बांटनी हो तो 70% को जाएगी, बाकी बची एसआरटीसी, ट्रांसपोर्ट, सोशल वेलफेयर वगैरह वो शायद उसको दूसरी पार्टी को शेयर की जा सकती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के टूटने के बाद कोई इत्तेहाद नहीं है, एक समझौता है। लेकिन इत्तेहाद तब होता जब आप पीडीपी और बाकी पार्टियों को साथ लेने में कामयाब हो जाते, क्योंकि रिवायती तौर पर आप एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन 35 से 370 की बदलती तस्वीर को आपने इज्तिमाई सोच बनाकर आगे बढ़ा, आपने इंफरादियत को खत्म किया था। और जिस अंदाज से, जिस तौर तरीके से उमर साहब, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और बाकी लोगों ने कम वक्त में ही तय पाया कि हमने किस किस पार्टी को साथ लेना है, वो एक ऐसा लग रहा था कि जैसे ये स्क्रिप्टेड था और इसमें नजरियाती इख्तलाफात और जम्मू कश्मीर की मजबूरी को मद्देनजर नहीं रखा गया। यहाँ के हालात तो वाकयात तो लोगों की जो बेबसी थी और जो उनका दावा था कि हम बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर आसिफ मैं आपको बता दूं, साउथ कश्मीर में आप डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी में एक लॉ मेकर को लाते हैं, जुडिशरी से लाते हैं, आज उसको मैंडेट नहीं है, वो तो अलग रास्ते जाएगा। अब मैंने कल जब ये रेडिसन बिलू से बाहर आए तो मैंने कई कांग्रेसियों से बातचीत की, वो कहते हैं कि कश्मीर कांग्रेस एक नया ग्रुप बनेगा और हमने जो कुर्बानियां दी थी वो कांग्रेस के मैंडेट के लिए, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है जम्मू कश्मीर की। और अब की बार कांग्रेस के लिए मैनिफेस्टो और समझौता सबसे बड़ा था। मैं वही पूछना चाह रहा था, ये जो मैंडेट पॉलिटिक्स है, इस पर हमने कुछ पार्टियों का बहुत ज्यादा नुकसान पहले सिर्फ एक हफ्ते में देखा आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस। यहां से आगे क्या तमाम मुतलकिन मुत्तफिक हैं, पार्टी काडर इस बात को मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि इत्तेहाद होना चाहिए? क्योंकि हम जो देख रहे हैं मुश्किल वक्त में जो पार्टियों के साथ लोग खड़े रहे वो दोनों तरफ से मानते हैं कि अब शायद जिम्मेदारी आला क़यादत की भी है कि वो जो उन्होंने काम उस मुश्किल दौर से किया उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। लेकिन आज जब मैंडेट दूसरी पार्टी को और अलायंस की बात की जाएगी तो नाराजगी वाला एक फैक्टर भी वहां नजर आएगा। देखिए, नाराजगी सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, मैं दोनों साइड की बात कर रहा हूं, शायद ये दोनों साइड हो। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको एक लॉ लुमिनरी का नाम दिया जो काफी कुछ अपना तजुर्बा हासिल करके किसी एक इंडिविजुअल पार्टी के आया था, उसके बाद उन्हें मैंडेट नहीं मिलेगा, वो अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहेगा। उसके बाद जब आप श्रीनगर आते हैं तो क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सीटें 2 सीटें काट के कांग्रेस को देगा? क्या कांग्रेस का उतना कीमा तारिक हमीद कर रहा है कि इंडिविजुअलिटी माइनस करके क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के मध्य मुकाबले में कांग्रेस ठहरता? क्या पीडीपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की मफावत में 4-4 सीटों की बात हो सकती थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने कांग्रेस लीडरों से बात की, कुछ लोग नए नए प्रवक्ता बने थे और कोर्ट चैम्बर वगैरह छोड़कर आए थे, कांग्रेस पार्टी की बड़ी खिदमत की, लेकिन उसके बाद उन्हें मैंडेट तो नहीं है, बल्कि उन्हें जरूरत भी नहीं समझते कि उसकी कैंपेन की भी जरूरत है। क्या उन्हें स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा? ये एक तरह की कहानी है। दूसरी कहानी है, जब आम लोगों से हम बातचीत करते हैं वो कहते हैं कि क्या
दो रिवायती पार्टियां जिनके पास कॉर्डर है, जिनके पास सीटें हैं, जिनके पास वोट है, वो अलायंस में नहीं है। और तीसरी पार्टी अलायंस का हिस्सा है जिसका फिलहाल जम्मू कश्मीर में उतना ज्यादा दबदबा नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी डोमिनेंस रखकर कांग्रेस पार्टी पर एहसान रखना चाहती है कि हमने आपको साथ दिया, लेकिन अब ये नताइज अगर हासिल नहीं हो तो हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मजबूरी तौर पर नफा नुकसान की बात बड़ी पहल करेगी। क्योंकि अगर आप साउथ कश्मीर जाएंगे, आप कांग्रेस पार्टी को मैंडेट देते हैं जहां कांग्रेस पार्टी का कॉर्डर है, लेकिन उसके बाद आपका कॉर्डर उतना मजबूत वहां पे नहीं है, तो नतीजा कैसे आकस होगा। दूसरी बड़ी बात, जहां आपने नॉर्थ कश्मीर की बात की, क्या नए लीडरों के कांग्रेस में रातों रात एंट्री करने के बाद मैंडेट उन्हें दिया जाएगा? बिल्कुल, इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। एक आखिरी चीज, एक मुख्तसर जवाब। अवामी इत्तेहाद पार्टी कह रही है हमें कोई ऑफर नहीं आया, अपनी पार्टी कह रही है हमने बात की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, पीडीपी अभी दूर है, क्या होगा? बाकी कुछ लोग ज्वाइन करने की तैयारी में है, कोई किसी की नब्ज बता रही है कि ज्वाइनिंग के वो ख्वाहिशमंद है? देखिए, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक जिसको मैंडेट मिला वो खुश है, जिसको मैंडेट नहीं मिला वो नाराज है, और किसी भी हद तक जा सकता है। अब उस नाराजगी को दूर करने के लिए इन पार्टियों ने कोई फार्मूला तरतीब नहीं दिया। 8 सीटें कांग्रेस को मिलती है तो समझौता है, 10 मिलती है तो 12 मिलती है तो समझौता है, इससे आगे आपको मांगने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने कई पार्टियों का जिक्र किया जिसमें नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और स्पेसिफिक जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक पार्टियां जो हैं उन्हें ऑफर नहीं आया। देखिए, ये एक मिला जुला रदमल है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला, फारूक साहब, खड़गे जी, वेणुगोपाल रॉय जी जो आए थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ही आए थे, सिर्फ इसलिए आए थे कि आप सीटों को बढ़ा सकें। पहले 5 पे गाड़ी अटक गई थी, फिर उतर गई पटरी से 8 सीटों पर, अब 10 से 12 सीटों पर अगर समझौता हो जाता है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में सियासी नाक़दीन मानते हैं ये इंडिविजुअल्स का तजम्मुल, क्या ये माना जाए कि ये जो बातें चल रही है कि दूसरी पार्टियों के लिए भी दरवाजे खुले हैं, तो ये सिर्फ कहने की बात है, जमीनी सूरत-ए-हाल पर मतलब इसके लिए तैयार नहीं है ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ना तो कांग्रेस किसी दूसरी तीसरी जमात को साथ लेने के लिए? और दूसरा ये कि वोटर इस बारे में क्या सोचता है? ये जो इत्तेहाद हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान, क्या वोटर इसके लिए तैयार है? ज़ुबैर साहब, बड़ी अहम बात है कि क्या वोट ट्रांसफर हो सकता है और कितना ट्रांसफर हो सकता है। कहीं उसमें तीसरी पार्टी आपको पीछे तो नहीं छोड़ेगी, और वोट ट्रांसफर होना न होना एक बहुत बड़ा मामला है दोनों पार्टियों के लिए। लेकिन जो पार्टियां इस वक्त इत्तेहाद का हिस्सा है, डोर्स आर ओपन फॉर ऑल द पार्टीज, उसका ये मतलब है कि आप इन 90 लीडरान के लिए आप कैंपेन करें। जिस तरह से पहले ही तारिक आमिर साहब से आसिफ साहब ने पूछा था, 90 सीटों का जो आपका मुश्तरका समझौता है, इसमें आप कांग्रेस पार्टी को 10 से 8 सीटें दे रहे हैं, तो 82 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की इजादारी रहेगी, उनका कंट्रोल रहेगा, वो इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल हासिल कर पाएंगे। कुल मिलाकर वोटरान की जब आप बात करते हैं, वोटरान बड़ा कंफ्यूज है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट कांग्रेस को कैसे दे सकता है, कांग्रेस का वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होगा, इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन आने वाले वक्तों में राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला और बाकी लीडर इकट्ठा समझौता करेंगे। लेकिन इसके बाद जब प्रीपोल अलायंस के बाद जब आपने हुकूमत बनानी है तो आपको फिर दोबारा उन सीटों की जरूरत पड़ती है जिनको थोड़ी मुश्किलात अभी और भी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जबल साहब श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। ये बात तो इत्तेहाद के हवाले से हो रही थी, और जहां मैंने शुरुआत में कहा कि जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 9 के आसपास सीटों पर लगभग बात हो गई है। श्रीनगर से जो हमारे पास इतलात हैं कि बटमालू कांग्रेस को ये सीट यानी डिलिमिटेशन के बाद जो हिस्सा बदला भी, कुछ वोट इधर उधर हुए, इस पर कांग्रेस को उतारने की तैयारी है, और हजरत बल से भी सीट कांग्रेस को जा सकती है, जो पार्टी ज़रा इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, डेलिब्रेशंस रात के वक्त में भी होती रही, आज हो सकता है कि दोपहर होते होते जम्मू का भी और कश्मीर की तमाम सीटों का जो जहां से कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस मौका देगी या उनकी सपोर्ट करेगी, अलायंस का तो अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो उस ताल्लुक से भी मजीद आपको अपडेट किया जाता रहेगा। कौन से नाम होंगे, कौन से चेहरे होंगे, कौन से एरियाज होंगे, ये आज दोपहर तक तकरीबन क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, असेंबली इंतखाबात की बात हो रही है, तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर पहला फेज, जिसके लिए इस वक्त तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं, 16 सितंबर को पहले मरहले के तहत वोटिंग होगी। और आप सब जानते हैं फर्स्ट फेज में इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 23 लाख लोग 24 हलकों में वोट डालने के लिए तैयार हैं। इनमें जो नौजवान वोटर्स हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 5.5 लाख से ज्यादा है। माजूर अफराद के लिए भी खुसूसी इंतजामात हैं। इसकी तस्दीक मुतलकिन की जानिब से की गई। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले के मुताबिक यूनियन टेरिटरी में फर्स्ट फेज में 23,27,000 वोटर्स हैं और 5,66,000 से ज्यादा नौजवान
अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। जो एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए 7 अजला में 18 सितंबर को 24 अलग अलग हलके हैं जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं जहां पर वोटिंग होगी, और कुल 23,07,543 लोग हैं। इनमें 11,76,441 मर्द वोटर्स हैं। इसी तरीके से 11,51,042 खवातीन वोटर्स और 60 तीसरी जिन्स के जो वोटर्स हैं या जो इन वोटर्स में शामिल होकर 23,27,000 से तजावुज ये तादाद कर जाती है। 18 से 29 साल के जो वोटर्स हैं 5,66,000 के आसपास या इससे थोड़ी सी तादाद ज्यादा बनती है। पहली बार जो लोग वोट डालेंगे इनकी उम्र 18 और 19 साल के बीच है। 1,23,922 नौजवान अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और कई सियासी रहनुमाओं की किस्मत का फैसला भी। 65,542 इनमें मर्द हैं, 58,380 खवातीन वोटर्स हैं। फर्स्ट फेज में 28,310 माजूर अफराद हैं। 85 साल से ज्यादा उम्र के 15,774 लोग अपना वोट डालेंगे। और इसके अलावा कश्मीर सूबे में अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज नॉमिनेशन का सिलसिला भी शुरू होगा। डोडा, रामबन और किश्तवाड़ अजला में भी पर्चा नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला आज दिन में देखेंगे। 16 असेंबली हल्के फर्स्ट फेज के लिए तैयार हैं। पामपुर, त्राल, पुलवामा, राजपुरा, जैनपुरा, शोपियां, डीएचपुरा, कुलगाम, देवसर, डूरू, कोकरनाग, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, श्रीगुफवारा, बिजबिहाड़ा, शांगस और अनंतनाग जो मशरकी हिस्सा है। जबकि जम्मू सूबे में 8 हल्के इंद्रवाल, किश्तवाड़, पाडर, नागसैनी, भद्रवाह, डोडा, डोडा वेस्ट, रामबन और बनिहाल में पहले मरले के तहत 23,27,500 से ज्यादा वोटर्स इसके उनके अपने हक का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से तमाम चीजें लगभग क्लियर होंगी कि कौन सा उम्मीदवार कहां पर जीत कर आएगा। इसका इंतजार 4 तारीख तक करना होगा। जब इंतखाबात की बात हो रही है, इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, खबर आपको ये भी बताना जरूरी है कि कुल मिलाकर जो जिम्मेदारियां इंतजामी सतह पर तफवीज की जा रही हैं उसके हवाले से भी एक डिटेल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया कि अलग अलग हिस्सों के अंदर 296 नोडल अफसरान, जिनमें जम्मू से 162 हैं, बाकी तमाम 120 से ज्यादा नोडल अफसरान वादी कश्मीर से जिनका ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के अंदर जिम्मेदारी दी गई है कामयाब इनेकाद इंतखाबात का हो सके। इसके लिए सीईओ जम्मू कश्मीर पीके पोले ने इस बात की तस्दीक की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसका सही तरीके से असल मानों में नफाज हो सके, खिलाफ वर्जी ना हो। कुल मिलाकर इस वक्त यूनियन टेरिटरी के अंदर 296 नोडल अफसरान को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है। 162 अफसरान जम्मू के और कश्मीर में दीगर हिस्सों में इस वक्त तमाम तैयारियां कर रही हैं। सोशल मीडिया की भी प्रॉपर निगरानी हो रही है। किसी भी किस्म की कोई लापरवाही होती है, कोई कहीं पर जो बाज़ाब्ता इलेक्शन के अंदर जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग प्रोसेस होता है, सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं, फेक न्यूज़ से कैसे बचा जाए, पेड न्यूज़ से कैसे बचा जाए, हर ज़िले के अंदर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और मुख्तलिफ अजला के अंदर जो गैर कानूनी तरीके से भारी रकूमात इस्तेमाल की जाती हैं, इस पर कैसे लगाम कसी जा सके। इस इन कमेटियों को और ये जो 296 अफसरान हैं इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इलेक्शन से पहले। इस बीच चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने भी इस बात की तस्दीक की कि बहुत सारे लोग इस पूरे प्रोसेस को अभी भी डिरेल करने की कोशिश में मसरूफ हैं, लेकिन अवाम में जुनून है, जज्बा है, जोश है, तैयार है पूरी तरीके से। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के इलेक्शंस के बाद हौसला अफजाई खुद उन नताइज से या उसके बाद जो वोटिंग परसेंटेज रही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हुई, और जो कल का एक बयान भी आया जिसमें ज़ाब्ता अखलाक सख्ती से नाफिज है, लेकिन तमाम मकामात पर लाखों वोटर्स के लिए इंतजामी सतह पर तैयारियां मुकम्मल हैं। इस बात की तस्दीक इलेक्शन कमिश्नर कर रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुजरात जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से एक बयान दिया, उनकी बात सुनिए। ऐसे हमें वहाँ गए थे तब भी पता लगा था, ऐसी अब नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया उससे भी पता लगता है, और जितनी गतिविधि वहाँ हो रही है उन सब से लगता है कि लोगों में भारी उत्साह है। और लोग, जैसे कहा था कि बैलेट हर चीज़ का आंसर है, वो लोग जरूर बैलेट का इस्तेमाल करके बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करके अपने लिए जो सरकार वो चाहते हैं वो चुनेंगे और अपनी तकदीर खुद लिखेंगे, अपने हाथ से लिखेंगे। ये चुनाव उसी तरीके से होने वाला है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हम और हमारे सारे ऑब्जर्वर इस बात को फैसिलिटेट करेंगे कि जो जिस जगह में फ्रीली वोट देना चाहते हैं वो वहां वोट दे। ये हमारी उसको मतलब हमारी सुविधा होनी चाहिए और हमारा जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो नैरेटिव चलता रहता है
हो सकता है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में इस बार जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल हो, उससे किस तरह से उसके खिलाफ किस तरह से तैयार है? फेक नैरेटिव्स के बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा था, अब हम लोग काफी सीख चुके हैं। अब जो भी फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश करेंगे उसका जवाब समय से दिया जाएगा, जल्दी दिया जाएगा, उसको डेवलप नहीं होने दिया जाएगा। समझ में आ गया है कि कुछ डिफरेंट कोनों से एक ही जैसी चीज उठती है और फिर वो धीरे धीरे एक विकराल रूप ले लेती है। तो हम कोशिश करेंगे जैसी उठे, हमने व्यवस्थाएं की हैं, उसका हम जवाब दें। चुकी है, तैयारियां हो चुकी हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी तैयार हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से भी एक और फहरिस्त सामने आई और अवामी इत्तेहाद पार्टी ने भी पामपुर से अब्दुल कयूम मीर, तराल से डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, पुलवामा से सोफी इकबाल, जैनपुरा से मौलवी फयाज, दमहाल हाजीपुरा कुलगाम से मोहम्मद आरिफ डार, देवसर से डॉक्टर सोहेल अहमद, डूरू शाहबाद से हिलाल अहमद मलिक, अनंतनाग वेस्ट से आबिद मुश्ताक और तौसीफ निसार अनंतनाग हल्के से इस बार उतार दिए गए हैं मैदान में। तो एआईपी जो नॉर्थ कश्मीर के अंदर लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने में आगे रही या कामयाबी हासिल की, इंजीनियर रशीद की पार्टी इस बार साउथ और सेंट्रल कश्मीर में भी दमखम दिखाने की तैयारियों में मसरूफ नजर आ रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार एक और कानून बनाने की तैयारी थी, लेकिन कानून बनने से पहले तल्ख कलामी हो रही है, बहस मुबाहिसा हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन झगड़ा अगर किसी ऑफिशियल मीटिंग में हो तो शायद फिर अच्छे नतीजे ना आए, ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है। ब्रेक के उस पार मुकम्मल तफसीलात कि कहां पर क्या अड़चने, क्या पेचीदियां पेश आ रही हैं, और साथ साथ अपने खास मेहमान के पास भी चलेंगे। अहम तरीन मौजू मनशियात या उड़ता जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से भी बात करेंगे।